तो हेलो बच्चास, छोटास एंड बड़ास, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलो आइए बिना किसी देरी के जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। हम लेकर आ गए हैं आपका सेकंड लेक्चर क्लास 12th के लिए, चैप्टर विलियन का। फटाफट से कॉपी पेन लेकर आ जाओ, तब तक मैं इंट्रो डाल देती हूँ। बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। लेट्स डू विद आर के। तो आ गए सब। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था बहुत ही बेसिक चीज़ें इस चैप्टर की। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आगे की बातों के बारे में। हमने पिछले चैप्टर में विलियन के बारे में पढ़ लिया था, विलियन क्या होता है। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं विलियन के प्रकार। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं विलियन के प्रकार। जो विलियन है उसको दो तरीके से बांटा जाता है, दो आधार पर बांटा जाता है। एक तो सांद्रता के आधार पर और दूसरा बांटा जाता है अवस्था के आधार पर। सांद्रता के आधार पर विलियन को कितने प्रकारों में बांटे जाते हैं हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, सांद्रता के आधार पर जो विलियन है वो 5 प्रकार के होते हैं। तनु विलियन, सांद्र विलियन, उसके बाद में फिर संतृप्त, असंतृप्त और अतिसंतृप्त। ये 5 प्रकार हमने पढ़े थे। किसके आधार पर? सांद्रता के आधार पर। ये हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। इसमें हम पढ़ेंगे अवस्था के आधार पर। किसके प्रकार? विलियन के प्रकार। अवस्था के आधार पर विलियन के प्रकार। अवस्था के आधार पर जैसे कि हमारे जो तत्व या धातुएं होती हैं, जो मुख्यतः पदार्थ होता है, वो 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। मुख्य और भी अवस्थाएं होती है, लेकिन हमें 3 अवस्थाएं पढ़नी है: ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनके परमाणु एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, जो एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए होते हैं। द्रव वे पदार्थ होते हैं जिसके परमाणु थोड़े बहुत हिल सकते हैं, थोड़े बहुत गति कर सकते हैं। और गैस वे पदार्थ होते हैं जिनके परमाणु या अणु एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। ये काफ़ी दूर तक फैल सकते हैं। ये हमने 9th क्लास में पढ़ लिया था। ठोस, द्रव और गैस, ये अवस्था के आधार पर विलियन के भी प्रकार होते हैं अलग अलग। तो जैसे कि हमें पता है, किसी भी विलयन को बनाने के लिए हमें लगभग दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, विलेय और विलायक। इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? विलयन बनता है, जो कि हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि विलेय और विलायक से मिलकर क्या बनता है? विलयन बनता है। तो इसी तरीके से अवस्थाओं के आधार पर हमारे 3 तरीके के विलयन बनते हैं: गैसीय, जलीय और ठोसीय। ये 3 प्रकार के विलयन हमारे बनते हैं। किसके आधार पर? अवस्थाओं के आधार पर। सांद्रता के आधार पर हम पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं हम किसके आधार पर? अवस्थाओं के आधार पर। तीनों अवस्थाओं के आधार पर 3 प्रकार के विलयन बनते हैं। तो ये 3 प्रकार के विलयन कैसे कैसे बनते हैं? पहला विलयन बन सकता है कि गैस में गैस का ही विलयन बना हुआ हो, यानी कि विलेय, जो विलेय है वो भी गैस और जो विलायक है वो भी क्या हो? गैस हो। यानी कि विलेय भी गैस हो और विलायक भी गैस हो। तो विलयन कैसा बनता है? गैसीय विलयन। जब भी मात्रा यानी कि विलायक जो है वो गैसीय अवस्था में होगा तो हमारा जो विलयन बनेगा गैसीय बनेगा। यानी जिस अवस्था की मात्रा, जिस अवस्था वाले पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होगी उसी अवस्था का विलयन बनेगा। तो जब हम गैस में गैस का विलयन की बात करें तो हम उदाहरण के लिए लेंगे वायु। जैसे वायु के अंदर ऑक्सीजन होते हैं, नाइट्रोजन होती है और आदि गैसें होती हैं। उसके बाद अगर बात करें हम गैस में द्रव का विलयन, गैस में द्रव का विलयन, तो वायु में नमी, वायु में नमी। गैस में ठोस का विलयन, तो वायु में धूल के कण, वायु में धूल के कण। धूल के कण ठोस अवस्था में होते हैं ना, इस कारण। अब बात करें अगर हम जलीय विलयन की, तो द्रव में अगर गैस के विलयन की बात करेंगे तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन। द्रव में द्रव के विलयन के उदाहरण लेंगे हम अल्कोहल, H2 और पेट्रोल। इन तीनों को मिलाया जाता है। और अगर बात करें हम द्रव में ठोस के विलयन की, तो नमक का घोल। नमक ठोस अवस्था में होता है और जब हम उसको जल में मिलाकर नमक का घोल बनाते हैं तो वो क्या बनता है? कौन सा विलयन? द्रव्य विलयन या फिर जलीय विलयन। द्रव में ठोस का विलयन, या फिर हम शरबत भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? शरबत भी इसका एक उदाहरण हो सकता है। उसके बाद अगर बात करें हम ठोसीय विलयन की, तो हो सकता है ठोस में गैस का विलयन। इसका उदाहरण PCl प्लस H2 गैस इसमें मिली हुई होती है। फिर बात करें अगर हम ठोस में द्रव के उदाहरण की, तो होता है चारकोल।
उसके बाद ठोस में ठोस का उदाहरण मिश्र धातु। मिश्र धातु जैसे कि हमने स्टील पढ़ा था, 2-3 धातुओं को मिलाकर एक नई धातु बना दी जाती है, जब किन्हीं एक 2 या 2 से अधिक धातुओं को निश्चित अनुपात में मिलाकर एक नई धातु का निर्माण किया जाता है, तो मिश्र धातु कहलाती है। उस मिश्र धातु को हम किसका उदाहरण कहेंगे? ठोस में ठोस का विलयन। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ देंगे। हो गया? तो चलो अब हम आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे सांद्रता पद। क्या पढ़ेंगे? सांद्रता पद। सांद्रता पद क्या होते हैं? सांद्रता पद यानी कि किसी भी विलयन की सांद्रता को हम किस किस तरीके से माप सकते हैं। जैसे कि हम कभी भी कोई विलयन बना रहे हैं, उस विलयन में हमने विलेय मिलाया और विलायक, तो हमें क्या मिला? विलयन मिला। अब उस विलयन में हम हो सकते हैं जो विलेय है उसकी मात्रा ग्राम में ले, मिलीलीटर में ले या लीटर में ले, या ऐसा भी हो सकता है विलायक की मात्रा ग्राम में हो, मिलीलीटर या लीटर में हो सकता है। तो इस तरीके से अलग अलग पदों में मापने के लिए किसकी सांद्रता? विलयन की सांद्रता को अलग अलग पदों में मापने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके की इकाइयाँ हैं। तो सांद्रता पद को मापने के लिए हम किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, किन किन इकाइयों का इस्तेमाल करते हैं? मोलरता, मोललता, उसके बाद भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, फिर उसके बाद द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, या फिर हम बात कर सकते हैं मोल प्रभाज, पीपीएम, नॉर्मलता। इन सब का इस्तेमाल हम सांद्रता पद को मापने के लिए करते हैं। तो इनको पढ़ने से पहले मैं सबसे पहले कुछ बेसिक कैलकुलेशंस, कुछ बेसिक चीज़ें निकालनी आनी चाहिए। उनमें से जैसे कि अनुभार निकालना, किसी भी यौगिक का क्या निकालना हो? अनुभार निकालना हो, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या निकालना, या फिर तुल्यांकी भार निकालना। अगर हमें नॉर्मलता निकालनी है किसी भी तत्व की, किसी भी यौगिक की, किसी भी विलयन की अगर हमें नॉर्मलता ज्ञात करनी है तो हमें तुल्यांकी भार ज्ञात करना आना चाहिए। और अगर हमें मोललता, मोलरता, मोल प्रभाज, द्रव्यमान आयतन ये सब निकालने हैं तो हमें अनुभार और मोलों की संख्या निकालना आना चाहिए। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसी भी यौगिक का अनुभार निकालना। अणुभार। अब किसी भी यौगिक का अणुभार किस तरीके से निकलता है देखते हैं। चलो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक मान लीजिए हमारे पास एक यौगिक है HCl, इसका हमें अणुभार ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अणुभार ज्ञात करना है। तो अणुभार जो होता है इनके परमाणु भार के योग के बराबर होता है। यानी कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, अब इसमें 2 तत्व है हमारे, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। तो अगर हम हाइड्रोजन के परमाणु भार की बात करें वो होता है 1, और क्लोरीन के परमाणु भार की बात करें अगर हम, होता है 35.5। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 और क्लोरीन का परमाणु भार 35.5, इनका योग अणुभार के बराबर होता है, यानी कि 36.5। HCl का क्या हो गया? अणुभार। क्या हो गया? अणुभार, ये जिसे हम मोलर मास भी कहते हैं, मोलर मास। HCl का अणुभार कितना हो गया? 36.5। ऐसे ही अगर हम अगला एग्जाम्पल लें H2SO4, इसके अणुभार की बात करें अगर हम, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1 और हाइड्रोजन के हमारे पास 2 मोलिक्यूल है, यानी कि मल्टीप्लाई 2। उसके बाद अगला तत्व है सल्फर। सल्फर का जो परमाणु भार होता है वो होता है 32 और एक ही मोलिक्यूल है, इसलिए हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। फिर उसके बाद अगला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16 और 4 मोलिक्यूल है, इसलिए मल्टीप्लाई 4। अगर हम आगे कैलकुलेट करें तो हो जाएगा 2 + 32 64। अब इनको प्लस करेंगे 98। तो ये हो गया हमारा क्या? परमाणु
भार को जोड़कर हमने क्या निकाल लिया, अणु भार, H2SO4 का अणु भार। इसी तरीके से हम और भी तत्वों का और भी यौगिकों का जो है अणु भार निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तीसरा एग्जाम्पल अगर हम लें तो ये होगा C6H12O6। ये क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज ये आगे बहुत काम आने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो हमारा चैप्टर है पूरा चैप्टर इस पर है। अब उसके बाद में बात करते हैं इसके अणुभार की। तो इसका अणुभार कैसे निकलेगा, जो कार्बन है, कार्बन का परमाणु भार होता है 12 और 6 मॉलिक्यूल हमारे पास किसके हैं, कार्बन के। उसके बाद हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 और इसके मॉलिक्यूल हमारे पास 12 है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन का परमाणु भार 6 और इसके जो मॉलिक्यूल है वो हमारे पास है 6। तो हम इसमें 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे इसका परमाणु भार जो है, अणुभार जो है वो कितना आएगा, 180। कितना आएगा, 180 ग्राम मोल इनवर्स। ये इसका मात्रक है, क्या है, मात्रक। अणुभार का मात्रक ग्राम मोल इनवर्स, ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, तो हमने क्या निकालना सीखा अभी, अणुभार। अणुभार कैसे निकालते हैं, किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणु भारों का योग क्या कहलाता है, अणुभार कहलाता है। तो अभी मैं आपको होमवर्क के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर दे रही हूँ, वे कर लाने हैं आपको। अब इसके बाद हम अगले टॉपिक को, वो है मोलों की संख्या निकालना। मोलों की संख्या, मोलों की संख्या निकालना। अब मोलों की संख्या निकालने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, किसी भी यौगिक का भार और साथ में चाहिए होता है अणुभार, भार और अणुभार। मोलों की संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं। मोलों की संख्या निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। जैसे कि मान लीजिए हमें कहा गया हो कि 50 ग्राम HCl को घोला गया है, 50 ग्राम HCl को 100 मिलीलीटर जल में घोला गया है, तो इसके मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए हमें इसका भार और अणुभार पता होना चाहिए। भार हमें दिया है 50 ग्राम और अणुभार हमें निकालना पड़ेगा, जो कि अभी हमने ऊपर निकाला था, अणुभार 36.5। तो यहाँ से हम लिखेंगे मोलों की संख्या बराबर भार यानी कि 50 ग्राम बटे अणुभार। अणुभार हमने निकाला था 36.5 ग्राम मोल इनवर्स। अब देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल, उसके बाद में अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.3। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गए तो यहाँ पर मोल इनवर्स था, तो जो ऊपर जाके जिसकी पावर कैसी हो जाएगी, प्लस की, तो उसका मात्रक हो जाएगा मोल। मोल तो जो HCl है उसके मोलों की संख्या कितनी आई, 1.3 मोल, 1.3 मोल। इसी तरीके से अगर हम किसी और भी तत्व की, किसी और यौगिक की निकालना चाहिए, जैसे अगर मैं कहूँ कि 18 ग्राम ग्लूकोज, 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ml जल में घोला गया, तो इसके मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर बात करें हम 18 ग्राम ग्लूकोज के मोलों की संख्या, तो वो होगा, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार 18 ग्राम बटे अणुभार 180 ग्राम मोल इनवर्स। अब देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल, इससे अगर हम इसको कैंसिल करेंगे आएगा 0.1 मोल, 0.1 मोल। इसी तरीके से मैं आपको बहुत सारे यौगिक जो है होमवर्क में दे रही हूँ, उनका आपको मोलों की संख्या को ज्ञात करना है। अब इसके बाद हम अगर अपना नेक्स्ट पद देखें तो हम नेक्स्ट पद पढ़ेंगे तुल्यांकी भार। अब जो तुल्यांकी भार होता है, तुल्यांकी भार का सूत्र होता है, तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे धनायन या ऋणायनों की संख्या। धनायन या ऋणायन की संख्या, ये कैसे निकालेंगे अभी देखते हैं। अणुभार तो हम निकालना सीख चुके हैं, अब बात करते हैं धनायन या ऋणायन की। वही एग्जाम्पल लेते हैं जो भी हमने लिया था HCl का। अगर हम HCl की बात करें, अगर इसको हम आयनों में तोड़ दें तो ये H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव देगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव की वैल्यू 1, नेगेटिव की वैल्यू
1, यानी कि जो हमारे धनायन है ऋणायनों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी 1। और अणुभार हमने निकाला था 36.5, यानी कि अगर हम बात करें HCl का तुल्यांकी भार 1, कितनी आई है 1। अगर हम बात करें किसकी तुल्यांकी भार की, किसके HCl के, तो क्या होगा अणुभार यानी कि 36.5 बटे धनायन या ऋणायनों की संख्या 1, यानी कि हमारा जो HCl का तुल्यांकी भार आया वो कितना आया 36.5। 36.5 ये क्या है हमारा तुल्यांकी भार। तो भी हमने सीखा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं तुल्यांकी भार निकालने के लिए, ऐसे ही जैसे कि अगर आपको मुश्किल ना लगे, ताकि H2SO4 अगर हम इसको इसके आयनों में तोड़े तो ये हो जाएगा H पॉजिटिव प्लस SO4 डबल नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे डबल नेगेटिव है, चार्ज बराबर करने के लिए हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, या फिर ऐसे भी देख सकते हैं यहाँ पर 2 है इसलिए हमने यहाँ पे 2 मोलिक्यूल लिए हैं हाइड्रोजन के। सल्फर का 1 मोलिक्यूल है तो 1 मोलिक्यूल लिया है। ये 2 नेगेटिव चार्ज देता है और ये 1 पॉजिटिव चार्ज देता है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर चार्ज जो है 2 हो चुके हैं। हमने अभी H2SO4 का क्या निकाला था अणुभार जो था 98, और इसके धनायनों या ऋणायनों की संख्या कितनी आई है 2, तो इसका तुल्यांकी भार कितना आ जाएगा 49। इस तरीके से हम क्या निकालेंगे तुल्यांकी भार निकालेंगे। तो जिस एग्जाम्पल के अभी हमने अणुभार और क्या निकाले हैं मोलों की संख्या निकाले, उन्हीं के हम तुल्यांकी भार भी निकालेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में हम सांद्रता के पदों को पढ़ेंगे, सांद्रता पदों को मापना सीखेंगे, मोलरता मोललता और बाकी सारी चीज़ों को पढ़ेंगे।